वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं टेस्ट सीरीज़ के साथ आऊँगा, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वाजीराम एंड रवि की टेस्ट सीरीज़। ये है पावर अप ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 1, 19 जनवरी 2025 को हुआ था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स आने वाला है। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, क्या रिवाइज़ करें, क्या छोड़ दें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ को लगाएं, कौन सी टेस्ट सीरीज़ को छोड़ दें। तो ये सारे डाउट्स मेरे पास भी हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी अलग से अलग टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आ सकूँ उतनी लाऊँ। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वाजीराम एंड रवि की पावर ऑफ टेस्ट सीरीज़, जिसका ये मॉक टेस्ट 1 है। और ये मॉक टेस्ट मैंने भी अटैम्प्ट नहीं किया है। तो चलिए इस टेस्ट को साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हमें टाइम मिल सके। तो मैंने ना आप लोगों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट कर दिया है। एक तरफ मैंने क्वेश्चन पेपर को रख लिया है और दूसरी तरफ आंसर की को। तो जिससे ऐसा होगा कि बार बार ना आपको एक वीडियो से दूसरी वीडियो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर की को भी एक्सेस कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चंस को रीड करूंगा जितना हुआ कि, और उसका आंसर भी डिस्कस करूंगा जो भी आंसर की से मैं देखूंगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ इस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लूँगा। और हम दोनों लोग, जो मैं हूँ और जो मेरा व्यूअर है, हम दोनों लोग एक टेस्ट सीरीज़ को करके उठेंगे यहाँ से। और मैंने इसका पूरा डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वही है, उसी को अपलोड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और मैं ना जो भी वन टर्म क्वेश्चंस है ना, मतलब वन लाइन क्वेश्चंस जिनका आंसर होता है, उसको डिस्कस करते हैं। और बाकी जो लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस है ना क्वेश्चंस, उनको आप साथ साथ में देखिए चलेगा, मैं उनको रेफर करूँगा, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना फीजिबल नहीं होगा। तो आप साथ साथ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को देखते भी चलेगा। और जो लोग ना क्वेश्चन को सिर्फ लगाना चाहते हैं, वो टेस्ट पेपर के साथ साथ देख सकते हैं, और आंसर की का स्क्रीनशॉट लेके उसका बाद में एवेल्युएशन कर सकते हैं अपने आप से। और जो भी मेरे साथ देखना चाहते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 100 और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को आंसर की का स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्योंकि फिर मैं ऊपर स्लाइड कर दूंगा। ओके, ले लिया होगा आपने। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन पूरा खोल लेता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर। द प्रोमिसरी क्लॉज प्रिंटेड ऑन द इंडियन बैंक नोट, दैट इज आई प्रॉमिस टू पे द बियर द सम ऑफ रुपीज डिनोट्स। इसका आंसर है डी, ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया टू ऑनर द वैल्यू मेंशन्ड एज द लीगल टेंडर। आप सबको पता होगा ये सीधा सीधा लिखा होता है, अगर आपने अपने नोट को ध्यान से पढ़ा हो। तो इसका आंसर है डी, ऑब्लिगेशन। मतलब कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ऑब्लिगेशन होती है कि वो जो भी उसमें वैल्यू मेंशन्ड है उसको लीडर टेंडर की तरह पेश करे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है। और ना क्वेश्चन नंबर 1 में ना ये जो नॉलेज बॉक्स है ना, ये आप वीडियो पॉज करके अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके लिए बहुत काम आ सकती है। और क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द एग्जांपल्स ऑफ पुश पेमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर है ए, ओनली 2। तो ओनली 2 में कौन कौन सी हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में है पॉइंट 1 इज़ करेक्ट एंड पॉइंट 2 इज़ करेक्ट। ओके, तो जो कैश पेमेंट्स और बैंक ट्रांसफर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुश पेमेंट्स। ओके, पुश एंड पुल पेमेंट्स इसमें से पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, इन पुश पेमेंट्स द पेयर टेक्स द इनिशिएटिव टू ट्रांसफर फंड्स टू द पेई। ओके, पेई मीन्स द रिसीवर हेयर। ओके, यहाँ पे मतलब कि जो पेयर होता है वो इनिशिएट करता है पेमेंट को पुश पेमेंट्स में। और पुल पेमेंट में क्या होता है, द पेई इनिशिएट्स द ट्रांजैक्शन आफ्टर रिसीविंग ऑथराइजेशन फ्रॉम द पेयर। ओके, जो भी पेयर है ना वो ऑथराइज करता है पेई, यानी रिसीवर। पेमेंट रिसीव कौन करने वाला है, पेई, और पेयर जो है वो उसको पे करने वाला है। तो जो पेयर है वो उसको ऑथराइज कर देता है कि यू कैन इनिशिएट द ट्रांजैक्शन इन पुल पेमेंट्स। ओके, तो ये भी मैंने भी कुछ नया पढ़ा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया है, कैश पेमेंट्स एंड बैंक ट्रांसफर्स आर काइंड ऑफ पुश पेमेंट्स, ओनली 2। ओके, चलिए तो आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना पुल पेमेंट्स के एग्जांपल्स, जैसे चेक, कार्ड पेमेंट्स, डायरेक्ट डेबिट्स, आप इसको कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ओके, ऐसे जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इनका डायरेक्ट आंसर देखेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू यू ऑल, बट यू ऑल हैव द ऑप्शन ऑफ पॉजिंग द वीडियो एंड रीडिंग होल द एक्सप्लेनेशन while I am reading out the most important explanation that is required for the question to answer. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 3 का है सी आंसर, मनी मार्केट। ओके, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट इज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो इसका कुछ क्या है एक्सप्लेनेशन में, पहला पॉइंट रीड कर लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट इज अ प्रपोज्ड न्यू बेंचमार्क for interest rate derivative markets that aims to replace the existing Mumbai Interbank offered rate MIBOR। ठीक है, तो फिर हम इसको याद रखेंगे कि जो सॉर है ना, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ओके, बाकी का एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड आउट। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर है 4 ऊपर, ये है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चन है, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ प्रेफर्ड मोड ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स। और स्टेटमेंट 2 है, इन रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग ओनली अ फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द स्टार्टअप्स इज पेड टू द इन्वेस्टर्स। तो इसका आंसर है, आंसर 4 का है सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट इसका मतलब, और बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, तो अगर एक्सप्लेनेशन से रीड करें तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग इज अ मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर अ बिजनेस फ्रॉम इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स स्पेशली इन ई कॉमर्स एंड B2B सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लीन हैविली ऑन रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग इन 2024। ओके, उसमें स्टेटमेंट 1 को करेक्ट बताया गया और स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट क्यों बताया गया, ये देखिए।
इसमें क्या है स्टेटमेंट टू को ये है पॉइंट नंबर 1 2 3 4 इन अ रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्वेस्टर्स रिसीव अ रेगुलर शेयर ऑफ बिजनेस इनकम रेवेन्यू अंटिल अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट हैज बीन पेड। इसका मतलब इस सिर्फ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू नहीं मिलता है, इन्वेस्टर्स ऑल्सो रिसीव अ रेगुलर शेयर ऑफ बिजनेस इनकम रेवेन्यू। ओके, इस वजह से स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो बाकी का एक्सप्लेनेशन आप पढ़िएगा अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। और तो 4 का था क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 का क्वेश्चन नंबर है विद रेफरेंस टू द कैपिटल मार्केट्स द टर्म वॉश ट्रेडिंग मीन्स। ओके, वॉश ट्रेडिंग, तो 5 का आंसर ए है। अब वॉश ट्रेडिंग का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द सेम सिक्योरिटी टू क्रिएट मिसलीडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, तो वॉश ट्रेडिंग एक टर्म हमने नया सीख लिया है। क्या है? प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द सेम सिक्योरिटी टू क्रिएट मिसलीडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सेम सिक्योरिटी को बाय करना और सेल करना और मार्केट को मिसलीड करना इस वॉश ट्रेडिंग। ओके, तो नया टर्म हमने भी सीख लिया है जो हमको याद रहेगा काफ़ी टाइम के लिए। तो इसके बाद इसमें और सारे जो मिसलीडिंग टर्म्स हैं ना, जैसे कि फ्रंट रनिंग इज़ ऑल्सो फ्रैडुलेंट प्रैक्टिस, फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और एक्सप्लेनेशन 6 को निकलते हैं। क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स गोल्ड रिजर्व्स फॉर हाउ मेनी ऑफ द अबव रीजंस। ओके, तो इसका आंसर है सी, ओनली 3। तो कौन से 3 वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स को रखता है? इसमें 1 2 3 तीनों सही है और 4 इज़ ओनली नॉट करेक्ट। तो क्या है? 1 काउंटरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आरबीआई गोल्ड रिजर्व रखता है। नंबर 2 है बैलेंसिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बैलेंस करने के लिए रखता है गोल्ड रिजर्व्स। और तीसरा हेजिंग अगेंस्ट फिएट करेंसीज। तो यहाँ पे तीसरे वाले का क्या है? तीसरे वाले पॉइंट का मतलब है गोल्ड ऑफर्स अ हेज अगेंस्ट द इरोडिंग परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज। अच्छा ठीक है, एक हेज प्रोवाइड करता है परचेजिंग पावर, जो फिएट करेंसीज होती है ना, नोट्स और ये सब, इनकी परचेजिंग पावर को जो कम हो जाती है वाइल गोल्ड है मेंटेन इट्स परचेजिंग पावर। उस वजह से ये जो 3 रीजंस हैं इसकी वजह से आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स को मेंटेन करता है। और 4th इज़ नॉट करेक्ट, सो आवर आंसर इज सी, ओनली 3, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आई थिंक आई शुड ऑल्सो मेक इट मोर ब्रीफ क्योंकि इट विल टेक यू मोर टाइम एंड यू विल स्किप द वीडियो। No, you will not skip. I know you are very serious. So question number 7 is what does fiscal glide path mean in the context of India's public finance? तो इसका आंसर है सी, a strategy to gradually reduce the fiscal deficit over time। अच्छा ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रेटजी है। फिजिकल ग्लाइड पाथ इज अ स्ट्रेटजी टू ग्रेजुअली रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट ओवर टाइम। ठीक है, समझ गए? एक ही लाइन में समझ गए। तो इसको इसको इसकी एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स आर कवर्ड अंडर द रीजनेबल प्राइसिंग कंट्रोल रेजिम इन इंडिया। ठीक है, सीधा सा सवाल है, सीधा सा आंसर सी, 1 2 एंड 4। डायमोनियम फॉस्फेट, सेकंड इज म्यूरिएट ऑफ पोटैश एंड 4th इज अमोनियम सल्फेट। ये क्या है? फर्टिलाइजर्स, ये वो फर्टिलाइजर्स हैं जो रीजनेबल प्राइसिंग कंट्रोल रेजिम में आते हैं। कौन कौन से? डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटैश और अमोनियम सल्फेट। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स। 8 का आप एक्सप्लेनेशन देख सकते थे। उसके बाद लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन। 9 का है आंसर बी, स्टेट लिमिटेड टू इंटरफेयर इन द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इसका मतलब है बी, इसका 9 का बी है ना, स्टेट लिमिटेड टू इंटरफेयर इन द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। जो स्टेट है ना उसकी पावर्स लिमिटेड है। क्यों? किस लिए लिमिटेड है? इन द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है उसके स्फीयर में स्टेट्स की लिमिटेड पावर्स हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और इसके एक्सप्लेनेशन में है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फोकसेस ऑन लिमिटिंग स्टेट पावर। ओके, स्टेट की पावर को लिमिट करता है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स, इंडिविजुअल की फ्रीडम को, एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। ओके ठीक, इट इज रूटेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंश्योरिंग दैट नो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट वीड्स अनचेक्ड अथॉरिटी। ओके, किसी भी अनचेक्ड जो गवर्नमेंट है ना वो अनचेक्ड अथॉरिटी ना किसी इंडिविजुअल के फ्रीडम में ब्रीच करे, उसी को लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42nd तो पढ़ के आप लोग इतना ज़्यादा जान ही गए होंगे कि एक ऑलमोस्ट अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, ओनली 2। और ओनली 2 कौन कौन सा आपको पता होगा? ओनली 2 का मतलब हो गया पार्ट 4A। पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ट्रिब्यूनल्स वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ओके, बी इज द आंसर फॉर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। 11 का आंसर है जी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, वही रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक बार नेचुरल जस्टिस भी जान लेते हैं क्या होता है। नेचुरल जस्टिस इंप्लाइज फेयरनेस, रीजनेबलनेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। ओके, इक्विटी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। इक्विटी मीन्स नॉट इक्वालिटी बट ट्रीटिंग इक्वली ऑल ऑफ द पीपल, ईदर बैकवर्ड और ट्राइबल और women or children, treating all of them with equity means all of them have different backgrounds। तो उनके backgrounds और उनकी limitations को ध्यान में रखते हुए जिस equality को हम share करते हैं उसको equity बोलते हैं। Natural justice is a concept of English common law and the counterpart of American concept of procedural due process। okay, counterpart है American concept जो procedural due process है, इसको हमको याद रखना है, American concept। okay, question number 11 is done। now question number 12, consider the following rights, how many of the above are derived from the article 19 of the constitution। क्वेश्चन 19 आर्टिकल से कौन कौन से डिराइव करे गए हैं इन राइट्स में से?
तो 12 का आंसर है सी, ओनली 3। और कौन कौन से ओनली 3 है? पॉइंट 1 इज़ करेक्ट, पॉइंट 2 इज़ करेक्ट एंड पॉइंट 4 मीन्स राइट टू बी साइलेंट एंड पॉइंट 2 फ्लाइंग द नेशनल फ्लैग एंड पॉइंट 4 राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, और पॉइंट नंबर 3 क्यों नहीं है? क्योंकि राइट टू लिवलीहुड इज़ डिराइव फ्रॉम द आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ, इस वजह से राइट टू लिवलीहुड नहीं है। बाकी बाकी तीनों जो हैं 1, 2 एंड 4 दे आर डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 19। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज नेमिंग अ मेंबर मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इन इंडिया? नेमिंग अ मेंबर मीन्स, ठीक है, तो 13 का आंसर है डी, ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द हाउस बाय द स्पीकर फॉर पॉइंटिंग आउट अ सर्टेन मेंबर फॉर डिसरिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ द चेयर। ठीक है, ये हमने वैसे अलग से भी पढ़ा हुआ है पॉलिटी में। नेमिंग अ मेंबर का मतलब होता है पूरे हाउस की अटेंशन, पूरे हाउस की अटेंशन मतलब अटेंशन को लेना बाय द स्पीकर फॉर पॉइंटिंग आउट अ सर्टेन मेंबर। जो स्पीकर है वो किसी एक सर्टेन मेंबर को पॉइंट आउट करता है जो कि जो चेयर में मीन्स डिसरिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ द चेयर, यानी या तो वो किसी रूल्स और रेगुलेशंस जो अप्लाई होते हैं उनको डिसरिगार्ड कर रहा है, या फिर ही अब्यूजेस द रूल्स ऑफ द हाउस बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस, यानी जो बिजनेस यानी कि जो डे टू डे फंक्शंस में जो पार्लियामेंट के उसमें जो रुकावट डालने का काम करते हैं, तो उसी की अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए जो स्पीकर है वो पॉइंट आउट करते हैं, इसी को बोलते हैं नेमिंग अ मेंबर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 with reference to the charge sheet consider the following statements। okay, which of the following given statements are correct? 14 का आंसर है बी, 1 and 3 ओनली। इट इज़ अ फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ओके, जो मतलब हम जब एफआईआर करते हैं उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मतलब जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस जो फाइल करती है उसको बोलते हैं चार्जशीट। और इसका थर्ड है वंस इट इज़ फाइल्ड द अक्यूज कैन नॉट अप्लाई फॉर अ स्टैट्यूटरी बेल। ओके, स्टैट्यूटरी बेल इसका मतलब जो है चार्जशीट बनने से पहले मिलती है। ओके, अगर एक बार ये फाइल हो गई चार्जशीट तो अक्यूज कैन नॉट अप्लाई फॉर स्टैट्यूटरी बेल। ठीक है, और इट इज़ एक्सेसिबल टू द पीपल? नो, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द पीपल। तो 14 का आंसर है बी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। The drafting committee of the Constitution of India was appointed by C. Answer is C. A resolution passed by the Constituent Assembly. A Constituent Assembly, the drafting committee with Dr. B.R. Ambedkar as its chairman, was appointed on 29 August 1947 through a resolution passed by the Constituent Assembly. तो इसका मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेजोल्यूशन से बनी थी, यानी अपॉइंट हुई थी। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ मेनी ऑफ द अबव केसेस डील विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडिया? ओके, तो क्या है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन एज वेल एज एलियंस लिविंग इन द कंट्री ऑफ इंडिया द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एज अ फंडामेंटल राइट देता है 21। तो हाउ मेनी केसेस डील विद इट? तो 16 का आंसर है डी, ऑल 4। ओके, तो हम ये याद रखें कि ये चारों केसेस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज अ फंडामेंटल राइट को डिनोट करते हैं। एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड जस्टिस केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इन सारे चारों केसेस के जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने है, आप या तो पॉज कर सकते हैं या चलते चलते रीड कर सकते हैं, जो भी हाईलाइटेड है उसको पढ़ना आसान होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्पीड में देखना है तो आप 1.5 या 2x करके देख सकते हैं, सो इट विल बी वेरी फिजिबल फॉर यू टू कंप्लीट द वीडियो इन मच लेस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इन द केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एक्शन। 17 का आंसर है डी, जिसका मतलब है ऑल 3। सुओ मोटो ऑन अ पिटीशन मेड बाय द सॉलिसिटर जनरल, ऑन अ पिटीशन मेड बाय एनी पर्सन, यानी कि इन तीनों केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले सकती है, यानी कि या तो सुओ मोटो यानी कि खुद की पावर से, या फिर सेकंड है अगर किसी ये जो सॉलिसिटर जनरल है उसने कोई पिटीशन डाली है, या फिर कोई भी पर्सन की पिटीशन से। इन तीनों केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले सकती है। ओके, तो 17 का आंसर था ये डी, 1 2 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? 18 का आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। दैट ही और शी कैन नॉट वोट व्हेन द रेजोल्यूशन ऑफ हिज और हर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। वो वोट नहीं कर सकते जब उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन। ओके, और दूसरा है ही और शी कैन नॉट प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को वो प्रिसाइड नहीं कर सकते अगर उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन इज इन द प्रोसेस। ठीक है, और थर्ड वाला क्या है? शी कैन नॉट कास्ट अ वोट इन केस ऑफ अ डेडलॉक इन द हाउस, जो कि गलत है। इसका मतलब ही और शी कैन वोट इन केस ऑफ अ डेडलॉक इन द हाउस, बट ऊपर के दो काम जो है वो बिल्कुल सही है। तो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के बारे में ये जो दो बातें हैं हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 18 एक्सप्लेनेशन आपके सामने था। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिन्स दैट मनी ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट हैज बीन स्पेंट बाय द एक्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ द डिमांड। यानी कि कौन एग्जामिन करता है कि जो भी मनी पार्लियामेंट ने ग्रांट की है वो विद इन द स्कोप स्पेंड की गई है? तो ये है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ओके, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज अ कमेटी ऑफ सेलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट constituted by Parliament of India for the purpose of auditing the revenue and expenditure of the government of India। ओके, तो हम याद रखेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो कि एग्जामिन करती है कि पार्लियामेंट ने जो भी ग्रांट किया है वो विद इन द स्कोप स्पेंड हुआ है कि नहीं। ओके, तो 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन? तो 20 का आंसर है ए, 1 and 4 ओनली। मीन्स
कौन सी सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको रिसाइन करना पड़ता है? तो इसका आंसर है 1 और 4। 1 का मतलब फेलियर ऑफ पासिंग ऑफ द मोशन ऑफ थैंक्स। ओके, अगर पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाता है तो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है। और 4th है पासिंग ऑफ द कट मोशन, और अगर कट मोशन पास हो जाता है तब भी मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसका पता होना चाहिए थोड़ा सा आइडिया, और कट मोशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, और बाकी प्रिविलेज और सेंसर मोशन इन सब का भी आइडिया होना चाहिए, तो जो कि इसमें दिया गया एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रीन हशिंग? ओके, तो 21 का आंसर है डी। ग्रीन हशिंग का मतलब होता है स्ट्रेटेजिकली अंडर रिपोर्टिंग अबाउट द एनवायरमेंटल गोल्स एंड अचीवमेंट्स बाय अ फर्म। ओके, यानी कि कोई भी बिजनेस फर्म अगर स्ट्रेटेजिकली मतलब सोच समझ के अंडर रिपोर्ट करता है, यानी कि फॉल्स वो करता है रिपोर्ट, फॉल्स रिपोर्टिंग करता है अपने एनवायरमेंट गोल्स को, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हशिंग। तो इसको हम याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि न्यूज़ में हैं, ग्रीन हशिंग, ग्रीन वॉशिंग और ऐसे सब करके। तो 21 का डी। 22 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वंस एन एरिया इज नोटिफाइड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया देन हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो 22 का आंसर है बी, ओनली 2। और कौन से ओनली 2? स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, एंड देन वॉच स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। इसका मतलब अगर एक बार बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई हो जाता है इंडिया में तो फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर इट्स मैनेजमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके फाइनेंशियल असिस्टेंट के मैनेजमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करती है। और तीसरा है अ फोकस इज मेड ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज लिविंग इन सच एरियाज। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स में जो भी कम्युनिटीज इंडिजिनियस कम्युनिटीज रहती हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी फोकस किया जाता है। ओके, तो ये तो करेक्ट क्वेश्चन है, और जो पहला है वो रॉन्ग है। अदर प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फॉलोइंग विद इन सच एरियाज आर डी नोटिफाइड। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया 22, इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज एनर्जी क्रॉप्स? अच्छा, एनर्जी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? तो 23 का आंसर कहाँ है, ये नॉलेज बॉक्स पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद 23 का आंसर है डी, ऑल 4। ओके, यानी कि ये चारों की चारों इनको एनर्जी क्रॉप्स बोलते हैं, स्विच ग्रास, शुगर केन, जट्रोफा एंड कॉर्न। ओके, फर्दर एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 रीड करते हैं। एटमॉस्फेरिक वाटर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन 2024। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 इज ग्लोबल वार्मिंग एक्सीडेड 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024। तो 24 का आंसर है ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है पहले वाले को एक्सप्लेन करता है। तो पहले वाला स्टेटमेंट कहता है एटमॉस्फेरिक वाटर प्रेशर पर रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन 2024। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है वो रिकॉर्ड हाई इन 2024 रीच कर चुका है, और ये भी सही है। और ग्लोबल वार्मिंग एक्सीडेड 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024, पहली बार। ठीक है, अच्छा, ये भी हमको याद रखना है। तो 24 का आंसर ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 एक्सप्लेनेशन है इधर। तो 25 था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्पीशीज आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। ओके, वेस्टर्न घाट्स पे कौन सी स्पीशीज एंडेमिक है? ओके, 25 का आंसर है बी, ओनली 2। सो विच इज़ ओनली 2, पॉइंट 2 इज़ करेक्ट एंड पॉइंट 3 इज़ करेक्ट। इसका मतलब मेरिस्टिका मैग्निफिका ये वाला, और डिक्लिप्टेरा और पॉलीमॉर्फा, डिक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा, ये 2 और 3 ये जो हैं करेक्ट हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 2 और 3 के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया है कुछ। मिस्टिका मैग्निफिका इज़ अ प्लांट नेटिव टू इंडिया एंड इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड कर्नाटका। ओके, ये प्लांट है जो वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है। ओके, और तीसरा वाला क्या है पॉइंट, डिक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा इज़ अ प्लांट स्पीशीज़ दैट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, ये भी एक प्लांट स्पीशीज़ है जो वेस्टर्न घाट्स एंडेमिक है। ओके, ठीक है, तो इसका ओनली 2 है, रेड सैंडर्स और रेड वांडा आर नॉट एंडेमिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। द फुकुओका टेक्निक इज़ वेल नोन फॉर। ओके, तो 26 का आंसर है पी। फुकुओका टेक्निक इज़ नोन फॉर कल्टीवेशन दैट रिक्वायर्स नो केमिकल्स एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। अच्छा, ऐसा कोई कल्टीवेशन जिसमें कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है और ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल कम है, यानी जो भी ग्रो हो रहा है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल ना के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन साथ साथ में आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द अबव स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल्स? इसका आंसर है सी, 1 एंड 3 ओनली। तो कॉकरोच और गॉबलिन शार्क, दीज आर नोन एज स्पीशीज दैट आर कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। अच्छा, लिविंग फॉसिल के बारे में जान लेते क्या होता है। लिविंग फॉसिल इज अ स्पीशीज दैट हैजंट इवॉल्व सिग्निफिकेंटली फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड क्लोजली रिजेंबल्स एंसेस्टर्स फाउंड इन द फॉसिल रिकॉर्ड। ओके, अच्छा, कॉकरोच और गॉबलिन शार्क ऐसी हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से नहीं चेंज हुई हैं, ना ही इवॉल्व हुई हैं। अच्छा, ठीक है, तो फिर हम इसको याद रखते हैं। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, और ये बाकी आप बाकी जानवरों के बारे में पढ़ सकते हैं इसमें से एक्सप्लेनेशन से, नॉलेज बॉक्स भी देख सकते हैं।
क्योंकि बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहीं से भी बनेंगे तो आप टैकल कर पाएँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डायमंड डस्ट इज इंजेक्टेड इनटू अर्थ अपर एटमॉस्फेयर। वाह, 28 का है आंसर डी, टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। बताइए, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ को कम करने के लिए डायमंड डस्ट इंजेक्ट किया जाता है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये एक साइड में पाइपलाइंस दी गई हैं, एक तरफ कंट्री और रीजन, तो हमको मैच करना है। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। 29 का आंसर है बी, ओनली 2 पेयर्स। और कौन कौन से 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? पेयर 1 इज़ करेक्टली मैच्ड, यानी रूसबा, रशिया और बेलारूस। ये जो रूसबा पाइपलाइन है ये रशिया और बेलारूस रीजन में है। और कौन सा करेक्ट है? 3 इज़ करेक्ट मैच, यानी यमल यूरोप, रशिया वेस्ट यूरोप। यमल यूरोप पाइपलाइन जो है वो रशिया वेस्ट यूरोप रीजन में है। तो ये तो करेक्ट हैं, बाकी दोनों रॉन्ग हैं। तो बाकी दोनों का आंसर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इरिगेशन इंटेंसिटी। कौन सा टर्म बेस्ट डिस्क्राइब करता है इरिगेशन इंटेंसिटी? तो 30 का आंसर है डी, द परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया कंपेयर टू द नेट सोन एरिया यूज फॉर फार्मिंग। अच्छा, फार्मिंग के लिए जो भी एरिया यूज़ किया जाता है उसका नेट इरिगेटेड एरिया जब नेट सोन एरिया से कंपेयर किया जाता है उसको इरिगेशन इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रीजन्स इन द वेस्ट एशिया बेस्ड ऑन देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, वेस्ट एशिया की पूरी लोकेशन हमको पता होनी चाहिए, वेस्ट से लेके वेस्ट एशिया की लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो 31 का आंसर है डी, यानी कि अगर इस मैप को अगर आपको शायद दिखे तो देखना, ये जो है एलेप्पो, उसके बाद गोलान हाइट्स, उसके बाद वेस्ट बैंक, उसके बाद गाज़ा। ठीक है, तो ये जो टर्की, इराक और इजिप्ट के बीच में आपको जो एरियाज़ मार्क दिख रहे हैं यही है इनका नॉर्थ टू साउथ सीरियल। तो उसके बाद ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, एलेप्पो, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप। हम ऐसे ही इसको याद रखते हैं ताकि नॉर्थ टू साउथ, अगर जब साउथ की बात आएगी तो उल्टा इसको कर देंगे और वो पता चलेगा कि वेस्ट एशिया में नॉर्थ टू साउथ इसका क्या लोकेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द आर्कटिक सॉइल्स हैव हाई लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन रिड्यूसेस विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो 32 का आंसर है बी, बोथ स्टेटमेंट 2। अच्छा, देर इज़ अ थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो, देर इज़ लेस वेजिटेशन इन द आर्कटिक रीजन ड्यू टू द शॉर्टर ग्रोइंग सीजन। तो बी का मतलब हुआ बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो 2 और 3 दोनों करेक्ट हैं, लेकिन उनमें से एक ही एक्सप्लेन करता है पहले स्टेटमेंट को। ठीक है, यानी कि 32 का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसका मैं एक पॉइंट रीड करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इन द आर्कटिक एंड अल्पाइन रीजन्स देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एडेड टू सॉइल्स ईच ईयर बिकॉज ऑफ द वेरी शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग विच प्लांट्स कैन ग्रो, बट आर्कटिक सॉइल्स हैव हाई लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली स्लो डिकम्पोजिशन रेट कॉस्ड बाई कोल्ड टेम्परेचर्स। ओके, ठीक है, समझ के आर्कटिक सॉइल्स में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर क्यों है ये स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करता है, और एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट 3 जबकि ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टेम्परेट साइक्लोन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 33 का आंसर है सी, 1 एंड 3 ओनली। मतलब ये 2 तरीके हैं जिस वजह से टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन से अलग है। 33 का सी, 1 एंड 3। 1 मतलब पहला वाला रीज़न क्या है, अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर फॉर टेम्परेट साइक्लोन। मतलब कि टेम्परेट साइक्लोन के लिए मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर नहीं चाहिए जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए चाहिए। और उसके बाद तीसरा है, अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टेम्परेट साइक्लोन्स डू नॉट कॉज कन्वेंशनल रेनफॉल। यानी जो ट्रॉपिकल रेनफॉल है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनमें कन्वेंशनल रेनफॉल होती है जबकि टेम्परेट साइक्लोन्स में कोई कन्वेंशनल रेनफॉल नहीं होती है। तो यही 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन्स दोनों अलग अलग हैं। तो उसके बाद ठीक है, 33 का बाकी टेम्परेचर और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं अगर आपका मन है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुँचते हैं, द सर्कम इक्वेटोरियल कॉरिडोर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट्स इन द वर्ल्ड पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 एंड 4। यानी कि द सर्कम इक्वेटोरियल कॉरिडोर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट्स इन द वर्ल्ड है। तो ये किस किस से पास होता है सर्कम इक्वेटोरियल कॉरिडोर? तो बी, 2, 3 और 4। 2 का मतलब है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, 3 का मतलब है सुएज कैनाल और 4 का मतलब है पनामा कैनाल। ठीक है, तो इन जगहों से पास होके, इनके रीजन से पास होके सर्कम इक्वेटोरियल कॉरिडोर पास होता है। तो ये है 34 और ये है इसका मैप। अच्छा ठीक है, अगर साफ से दिख रहा है आपको तो आपके लिए जूम कर दिया है, देख लीजिए। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑड वन आउट। अच्छा वाह, इसमें भी ऑड वन आउट हो गया। सी सेट में भी ऑड वन आउट का वो चल रहा है और इसमें भी ऑड वन आउट पूछ लिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा आसान लगता है। 35 का ए, पैरासीटामोल। नहीं, आसान नहीं लगता है क्योंकि सेरोटोनिन, बारबिट्यूरिक एसिड, वैलियम और ये सब भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो और इसने पैरासीटामोल क्यों किया है, एक स्टेटमेंट अगर समझाया जाए, except paracetamol which is an analgesic, all the above chemicals are tranquilizers। ओके, एनाल्जेसिक्स और ट्रैंक्विलाइजर्स क्लास है केमिकल कंपाउंड का। और जो अगर ट्रैंक्विलाइजर बताया जाए, ट्रैंक्विलाइजर्स आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिसीजेस। ठीक है, यह है ट्रैंक्विलाइजर। और एनाल्जेसिक्स रिड्यूस और अबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, इसीलिए पैरासीटामोल अलग है। बाकी विच इज़, जो पैरासीटामोल है वो एनाल्जेसिक है बिकॉज इट अबॉलिश द पेन, एंड वाइल अदर्स आर ट्रैंक्विलाइजर्स। ओके, वेलियम, सेरोटोनिन और बारबिट्यूरिक एसिड ये जो है ये ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, तो इनको हम याद रखेंगे। बाकी एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ये बोर्ड्स में कॉलम में दिया गया, आप देख लीजिएगा, नॉलेज बॉक्स जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नेचुरली पोजेस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। अच्छा, अल्ट्रासाउंड नेचुरली कौन सा एनिमल प्रोड्यूस कर सकता है, तो 36 का आंसर है डी, 1 2 3 4। यानी कि सिर्फ एलिफेंट को छोड़ के बाकी सब अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, डॉल्फिन, बैट्स और पॉइजेस एंड टूथेड वेल्स। ठीक है, तो हम याद रखेंगे एलिफेंट को छोड़ के ये जो चार चीज़ें हैं, चार जानवर हैं, टूथेड वेल्स, पोपॉइज, बैट्स और डॉल्फिन्स, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 37 है, एनालाइजिंग एक्सरे पोलराइजेशन हेल्प्स इन एग्जामिनिंग ज्योमेट्री ऑफ सेलेस्टियल सोर्सेज। और स्टेटमेंट 2 है, ईच सेलेस्टियल process manifests its distinct polarization signature in appropriate energy bands। तो 37 का आंसर है ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, यानी कि एनालाइजिंग एक्सरे पोलराइजेशन हेल्प्स इन एग्जामिनिंग ज्योमेट्री ऑफ सेलेस्टियल सोर्सेज। ठीक है, जो भी सेलेस्टियल सोर्सेज हैं और उनकी जो ज्योमेट्री है उनको ये जो एनालाइजिंग एक्सरे पोलराइजेशन, अगर एक्सरे पोलराइजेशन को हम एनालाइज करते हैं तो वो इसमें भी हेल्प करता है ज्योमेट्री, जो सेलेस्टियल सोर्सेज की ज्योमेट्री है उसको एनालाइज एग्जामिन करने में। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट था, ईच सेलेस्टियल प्रोसेस मैनिफेस्ट इट्स डिस्टिंक्ट पोलराइजेशन सिग्नेचर। अच्छा, हर एक सेलेस्टियल प्रोसेस की एक अलग पोलराइजेशन सिग्नेचर होती है। ठीक है, विद अप्रोप्रिएट एनर्जी बैंड्स। ठीक है, और बाकी का फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको इसमें एक्सप्लेनेशन से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, तो ये है 37 का एक्सप्लेनेशन। ये है क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज इन 3D ग्लास टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ ड्यूरिंग अ मूवी एक्सपीरियंस। अच्छा, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें 3D ग्लास में इल्यूजन क्रिएट करता है ऑफ डेप्थ, तो 38 का आंसर है बी, स्टीरियोस्कोपी। ओके, स्टीरियोस्कोपी इज़ द प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज इन 3D ग्लासेस। अच्छा, जो हम 3D ग्लासेस को यूज़ करते हैं ना, कभी जाते हैं तो उसको स्टीरियोस्कोपी बोलते हैं, वो 3D ग्लासेस में यूज़ होती है। स्टीरियोस्कोपी इज़ द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग टू स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस ऑफ टू ईच आई। मतलब एक अलग अलग आई को दो डिफरेंट इमेजेस दिखती हैं। दीज इमेजेस मिमिक द नेचुरल विजुअल इनपुट ऑफ द ईच आई इन रियल लाइफ। अच्छा, वेयर ईच आई परसीव्स अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल ऑफ द सीन। When combined, these images create a 3D effect by simulating depth, which is on the basis of 3D technology, 3D glasses technology। Okay, तो याद रखेंगे 3D glasses is based on stereoscopy। क्वेश्चन नंबर 39, और बाकी हम एनएल ग्राफ, पोलराइज्ड, एक्टिव शटर, बाकी अगर नॉलेज बॉक्स से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टेटमेंट बेस्ड, अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज आइडियल फॉर सैटेलाइट्स डिजाइन फॉर हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन। और स्टेटमेंट 2 है, सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्लाई विद द स्पीड ऑफ एग्जैक्टली मैचिंग अर्थ्स रोटेशन। तो 39 का आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। इसका मतलब स्टेटमेंट दूसरा वाला सही है और पहला वाला गलत है। अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ आइडियल फॉर द सैटेलाइट्स डिजाइन फॉर हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन। अगर इसका एक्सप्लेनेशन में रीड करें तो थर्ड पॉइंट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 35,786 किलोमीटर प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड व्यू ऑफ द अर्थ बट नॉट सुटेबल फॉर हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन। हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी रिक्वायर्स सैटेलाइट्स टू बी इन लो अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, जो हाई रेजोल्यूशन के लिए सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में होना चाहिए, हमको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, और बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो जो है वो करेक्ट है। सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्लाई विद द स्पीड ऑफ एग्जैक्टली मैचिंग द अर्थ्स रोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ऑल मैटर हैज़ बोथ wave-like and particle-like properties. When a particle encounters a potential energy barrier, it can behave like a wave and spread out over the barrier. If the wave function of the particle extends beyond the barrier, there is a probability that the particle will be found on the other side of the barrier, even if its energy is lower than the barrier side. This is most likely the description of। ठीक है, ये किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है, तो 40 का आंसर है डी, क्वांटम टनलिंग। तो
क्वांटम टनलिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये तो फिजिक्स का फेनोमेना हो गया है क्वांटम टनलिंग, उसी का डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है। तो जब इस तरीके की बात आएगी कि ऑल मैटर्स बिहेव लाइक वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़, तो हम क्वांटम और टनलिंग का फेनोमेना याद रखेंगे। और बाकी जो नॉलेज बॉक्स में दिया गया है क्वांटम इंटरफेरेंस, एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन, इनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। तो मैं ना ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं आप सबके लिए इस वीडियो को सिर्फ 2 पार्ट में लेके आऊँ। एक पार्ट में फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1 to 50 और दूसरे पार्ट में 51 to 100, क्योंकि सिंगल वीडियो 30-40 मिनट्स के आसपास होगी, तो आपको आसानी होगी कि अगर आप एक बार में 50 क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं और मेमोराइज़ करना चाहते हैं तो आसानी होगी। दूसरी वीडियो थोड़े टाइम बाद देख के आप उसको मेमोराइज़ करने में आसानी होगी। पार्ट्स में पढ़ने पर थोड़ा ईजी लगता है कि हाँ वी कैन हैंडल इट। तो चलिए शुरू करते हैं 41, और मैं दूसरा वीडियो कल अपलोड कर दूँगा मोस्ट प्रोबेबली। क्वेश्चन नंबर 41 है मैच के लिए एलिमेंट यूज इन बायोटेक्नोलॉजी और उनका एप्लीकेशन। तो 41 का आंसर है सी, ऑल 3 पेयर्स। तो इसमें हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर अबव आर करेक्टली मैच्ड, इसमें सारे पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, यानी कि बैसिलस थंगजेनेसिस इसका एप्लीकेशन इंसेक्टिसाइड में है, बैसिलस याद रखिएगा। और एग्रोबैक्टीरियम इसका जीन ट्रांसफ़र में यूज़ है, और बीटा कैरोटीन इसका फूड फोर्टिफिकेशन में यूज़ है। ठीक है, और सारे के सारे जो कॉलम्स हैं करेक्टली मैच्ड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, ये कितना ऐड दिया गया है, स्टेप अप मेंटरशिप। ठीक है, 42 इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वैदिक पीरियड द टर्म्स प्रियांगु एंड श्यामका रिफर टू। 42 का आंसर है बी, मिलेट्स। अच्छा, प्रियांगु और श्यामका जो है वैदिक पीरियड में मिलेट्स को बोला गया है। तो इसमें एक बार थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लेते हैं 42 में। द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स कैन बी ट्रेस बैक टू द न्यूलिथिक एरा। अच्छा, मिलेट्स जो है न्यूलिथिक एरा तक की कल्टिवेशन का रिकॉर्ड है हमारे पास, अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है, मिलेट्स वर अमंग द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स अलोंगसाइड अदर स्टेपल्स लाइक व्हीट, बार्ले एंड राइस। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देख लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, बुद्धा मुद्रा एंड एसोसिएटेड ध्यानी मुद्रा। ठीक है, बुद्धा मुद्रा और एसोसिएटेड ध्यान मुद्रा, इनको हमको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं आंसर। 43 का आंसर है डी, ऑल 4 पेयर्स, यानी कि चारों पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इसीलिए आते हैं ताकि हमको ये ध्यान रहे कि इनका आंसर ये था और यही है। जैसे कि अभय मुद्रा, तो अमोघ सिद्धि इसको बोलते हैं। ठीक है, अभय मुद्रा। और धर्मचक्र मुद्रा वैरोचना, ध्यानी बुद्धा। ठीक है, और उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा अक्षोभ्य, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा अमिताभ। ठीक है, ये एक तरफ बुद्धा मुद्रा है और दूसरी तरफ एसोसिएटेड ध्यानी बुद्धा है, जो 43 था। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ वेडोर दा फजेंडा वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया। यानी द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ वेडोर दा फजेंडा किस कॉलोनियल पावर से एसोसिएटेड है। तो 44 का आंसर है बी, पोर्तुगल। ओके, अच्छा, तो पोर्तुगल एक बार एक लाइन का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। The Portuguese first Europeans to come to India and incidentally were the last to leave. The Portuguese affair on Indian soil began in 1498. Vasco da Gama landed on the coast of Calicut. ये जो वेदोर द फसेंडा रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यूज, कार्गोज एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स। ओके, ठीक है, पोर्तुगल से रिलेटेड था वेदोर द फसेंडा, तो याद रखेंगे। उसके बाद पोर्तुगीज़ था। उसके बाद 45, कंसिडर द फॉलोइंग रूलर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव देयर इंस्क्रिप्शंस ऑन द इलाहाबाद कोसम पिलर एट प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज का तो क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है। तो 45 का आंसर है ए, ओनली 2। तो कौन कौन से जो ऊपर के इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हैव देयर इंस्क्रिप्शंस एट इलाहाबाद कोसम पिलर, इलाहाबाद कोसम पिलर एट प्रयागराज। तो ओनली 2। तो ओनली 2 में कौन कौन सा है, ओनली 2 में है 1, 3, 4 आर नॉट करेक्ट। 1, 3, 4 आर नॉट करेक्ट। इसका मतलब क्या करेक्ट है, 2, 5, यानी 2 और 5 करेक्ट है, यानी कि अशोका और जहांगीर। ये दूसरा पॉइंट है, द अशोका अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द पिलर बाय एम्परर अशोका मौर्य। ठीक है, एक ये है, और 5वां है जहांगीर, द मुगल एम्परर जहांगीर ऑल्सो एडेड इंस्क्रिप्शन टू द पिलर। ठीक है, तो हम यही याद रखना है, सिर्फ अशोका और जहांगीर हैं जिनका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है इलाहाबाद कोसम पिलर पे प्रयागराज में फाइंड किया जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आजीविका सेक्ट। जो आजीविका सेक्ट है उसके बारे में क्या क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 46 का आंसर है बी, ओनली 2। और ओनली 2 में क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी दे बिलीव्ड इन द एब्सोल्यूट डर्मिनिज्म रिजेक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, यानी वो फ्री विल के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते थे
और बिलीव करते थे एब्सोल्यूट डिटर्मिनेटिज्म में। और उसके बाद स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। एम्परर अशोका ग्रांटेड केव्स इन बराबर हिल्स टू द आजीविकास। अशोका थे, उन्होंने बराबर हिल्स में आजीविकास को केव्स भी ग्रांट करी थी। ओके, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जबकि तीसरा गलत है। यानी तीसरा मतलब क्या है? दे प्रमोटेड कर्मा थ्योरी एज सेंट्रल टू देयर फिलोसफी। नहीं, ऐसा नहीं है। आजीविका रिजेक्टेड कर्मा थ्योरी, फोकसिंग इंस्टेंट ऑन नियति। अच्छा, नियति पर फोकस करते थे, कर्मा थ्योरी को रिजेक्ट करते थे आजीविका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, इन कंटेस्ट टू इंडियाज आर्किटेक्चर द टर्म यस्ती इज रिलेटेड टू। जो यस्ती है, ये टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है बी, स्तूपाज। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यस्ती के बारे में। इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर यस्ती इज द स्पायर दैट राइजेस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द डोम ऑफ अ स्तूपा। अच्छा ठीक है, स्तूपा के डोम के ऊपर से जो राइज करता है उसको यस्ती बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो छतरास के नीचे है इसको यस्ती बोलते हैं। यस्ती के नीचे होता है हार्मिका। ठीक है, स्तूपा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है इसमें। बाकी से अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हैं जूम करके तो देख लीजिए, पूरा याद रख सकते हैं इसको। 47 यस्ती इज रिलेटेड टू स्तूपास। ओके, 47 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो 48 का आंसर है बी, ओनली 2। इसका मतलब पॉइंट 1 इज करेक्ट, यानी एक्ट 15 ऑफ 1856। हाउ मैनी ऑफ द अबव फैसिलिटेटेड विडो रीमैरिज इन इंडिया। अच्छा, किस किस एक्ट की वजह से विडो रीमैरिज लीगल हो पाया? तो पहले वाले एक्ट की वजह से, एक्ट 15 ऑफ 1856 की वजह से विडो रीमैरिज हो पाया। और पॉइंट 3 की वजह से, ब्रह्मो मैरिज एक्ट 1872 की वजह से भी रीमैरिज पॉसिबल हो पाया, विडो रीमैरिज। ठीक है, तो फिर इसका आंसर है बी 48 का ओनली 2, जो कि है एक्ट 15 ऑफ 1856 और ब्रह्मो मैरिज एक्ट ऑफ 1872। जबकि आनंद मैरिज एक्ट 1909 और इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, एक बार देख सकते हैं आप। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ग्रुप गुडविल फ्रैटर्निटी। अच्छा, जो ग्रुप गुडविल फ्रैटर्निटी था वो किसने फाइंड किया था? तो 49 का आंसर है डी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के बारे में ना इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं सारी टेस्ट सीरीज़ में कि कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है। तो केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ना हमारे लिए अपने आप में खास बन जाता है। तो केशव, इसका दूसरा पॉइंट जो हाईलाइटेड है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा। केशव्स प्राइमरी कंसर्न वाज द क्वेस्ट फॉर रिलीजन। अच्छा, इन दिस लाइन ही इस्टेब्लिश्ड द गुडविल फ्रेटर्निटी इन 1857। अच्छा, 1857 में उन्होंने इसीलिए गुडविल फ्रेटर्निटी को इस्टेब्लिश किया था। इन वन ऑफ इट्स मीटिंग ही मेट देवेंद्र टैगोर एंड गॉट फैसिनेटेड विद द मोनोथिस्ट वेदांतिज्म ऑफ ब्रह्मो समाज। ओके ठीक है, तो 49 का गुडविल फ्रेटर्निटी का आंसर है केशव चंद्र सेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, लिटरेचर एंड ऑथर, द इंडियन स्ट्रगल, विश्व प्रेम एंड संध्या पत्रिका ऑथर। तो 50 का आंसर है बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। और कौन कौन से पेयर हमारे करेक्टली मैच्ड है? पेयर 2 इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो विश्व प्रेम है वो जो है रिटन बाई भगत सिंह है, नॉट चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये गलत है। बाकी दोनों सही हैं। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस इज़ द ऑथर। और संध्या पत्रिका ब्रह्म बंधव उपाध्याय ने लिखी है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो विश्व प्रेम है वो भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ है। विश्व प्रेम 1924, इट वॉज एन ऐसे रिटन बाय भगत सिंह अंडर द alias ऑफ बलवंत सिंह। इट वॉज पब्लिश्ड इन अ वीकली एडिशन ऑफ पब्लिकेशन मतवाला इन 1924 एट कलकत्ता। सो पेज 2 इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो फिर अभी हमारे कंप्लीट होते हैं 50 क्वेश्चंस। जो वाजीराम एंड रवि का मॉक टेस्ट 1 के 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम 51 से 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सिंगल वीडियो वुड बी टू लेंदी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप बता सकते हैं कि आपको मेरा ये जो नया फॉर्मेट है, एक तरफ क्वेश्चंस और एक तरफ उसका एक्सप्लेनेशन, आपको कैसा लगा, या फिर आप चाहते हैं कि मैं सिंगल वीडियो क्वेश्चन पेपर डालूं या सिंगल वीडियो आंसर एक्सप्लेनेशन डालूं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं सिंगल क्वेश्चन को कितना डिस्कस करूं, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना आसान नहीं होगा वीडियो में। तो मैं जो है वो मैं हाइलाइट्स पढ़ देता हूँ और उसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, कि अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है तो आप सिर्फ मेरे बोलने से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें। इतना फैसिलिटेट तो मैं कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरी सारी वीडियोस को इतना प्यार और लाइक देने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखने वाली हैं। सो थैंक यू, बाय बाय। Looking down from up in the sky, like that, like yeah. Now I've been for all this time, like that. I'm better.
You got a body like